कुल्लू चारों का मर्ची शुमार भाज वाशबी गबी सिद्दीक ख्यानी साहब माशाल्लाह वशी वशी गप्पा करन गए एक गुश गए कि सैनमा आवती मिच्चो यक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कि मर्दम सुबह मतलब लाना चल लगता था और पता शश वाले शो है टिकट। हाँ जी ख्यानी साहब, आप कह रहे थे कि आप 2 बजे लाइन पे लग जाते थे 6 वाली फिल्म, तो मतलब ये क्या कितनी अट्रैक्शन थी? बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है ना वो सिनेमा ही था, और लोगों को शौक़ इतना था। फिर उसी दौर में निगार अखबार चला, वो एक वाहिद अखबार था जो फिल्मों को कवर करता था, और वो हफ्ते में एक इशू आता था, और जब आता था हाथों हाथ बिक जाता था। लोगों का शौक़ था, और जो भी जंग अखबार या दूसरे इनका हफ्ते में एक पेज होता था फिल्मों का, तो उसका बड़ा अट्रैक्शन होता था, लोग देखते थे जाते थे। कराची में वहीद मुराद का कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने जो फिल्म बनाई हीरा पत्थर ज़ेबा के साथ, शायद इब्तदाई फिल्में थी ज़ेबा और वहीद मुराद की, उसमें जो बलोची कल्चर को इन्होंने पेंदुली पश्क प्रोजेक्शन दिया, कपड़ा पे पेंदोली अच्छा। पश्क, वो इतना चला हर सही मानों में बलोची ड्रेसिंग जो है ना वहाँ से इंट्रोड्यूस। अच्छा, तो ये 60s या 70 से पहले? 60s। अच्छा, तो मतलब बलोची कल्चर जो फैशन था पेंदुली पश्क की, ये वहाँ से मशहूर हुआ हीरा वहाँ से पत्थर। मशहूर हीरा पत्थर। अच्छा, एक फिल्म बलोची भी आई थी शायद, आपने सुना? हाँ, वो तो फिल्म चलने ही नहीं दी ना, सिनेमा भी जला दिया था, ताजमहल सिनेमा था मेरा ख्याल है। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया कि ये बलोची सखाफ़त पर। अब बलोची ड्रामे कितने बनते हैं, बलोची चैनल चल रहे हैं, अब कोई सखाफ़त पे अटैक नहीं होता। लेकिन क्या है कि वो एक पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, किसी को पीछे रखना है, किसी को आगे लाना है। लेकिन अब पख्तून कल्चर को फिल्मों ने सपोर्ट कम की, नुकसान ज़्यादा पहुंचाया, लेकिन चल रहा है ना। अब पख्तून कल्चर, इतने चैनल बन गए पख्तून के, इस तरह बलोच के बन गए, सिंधी चैनल भी चल रहे हैं। सिंधी का अब भी मेरा ख्याल ये है कि इतने सिंसियर लोग आगे नहीं आए हैं जिससे ये कल्चर आगे बढ़े। उर्दू तो हमारी रग नस में है, पैदाइशी तौर पर है। पंजाबी फिल्मों का आप क्या समझते हैं? उर्दू फिल्में शुरू में तो उर्दू फिल्में ज़्यादा थी, पंजाबी फिल्म 30 मार खान ने जो है ना अच्छा 30 मार खान ने जो है ना पंजाबी फिल्मों को बहुत बूस्ट दिया। अलाउद्दीन की फिल्म थी, इसके बाद वो चूड़ियाँ थी, और बहुत सी जो है ना, और फिर अच्छा, एक और बात जो है ना, वो हमने सुना है, चूँकि हमारा कैमरामैन जो है वो वहीद मुराद के बहुत बड़े प्रस्तार हैं, और इनका नाम भी हुसैन हीरो है, और ये बलोची फिल्मों के पानियर में से हैं। ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इनका भी तारुफ करवा दूँ। अनवर इकबाल बलोच साहब असल में जो है ना हम्मल मागन उन्हीं की फ़िल्म थी, और ये जो चैनल है ये अहमद इकबाल बलोच साहब, अवैस इकबाल बलोच साहब इसको चला रहे हैं, ये उनके छोटे भाई हैं अनवर इकबाल बलोच साहब के। तो वहीद मुराद की बात हो रही थी। वहीद मुराद, मैंने सुना है ऐसा कि कराची के अंदर मतलब ख़ातिन के लिए अलहदा शो चलता था वहीद मुराद की फ़िल्म पे, क्या ये भी सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि शो ही अलग चलता हो, लेकिन ख़वातीन का रश बहुत होता था। अब कोई सिनेमा हो जो स्पेशल शो चलाता हो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेन सिनेमा जो होते थे बंदर रोड के, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए चलाएं। मतलब वैसे फीमेल जो है वहीद मुराद की फ़िल्में देखने बोल। और कितना पागल पागल। और फिर इनका हेयर स्टाइल वो आज भी कॉमन है, वो जो है ना ऑब्सोल्यूट नहीं हुआ। अच्छा सर, आपने बिल्डिंग्स की बात की, कराची की जो है ना वो एजुकेशन पर बात हो गई, कराची की सड़कों पर उसकी जो है प्लानिंग थी, ट्रैफिक की प्लानिंग या सिटी प्लानिंग। खैर, अब इससे जोड़ते हुए हम ये जो एंटी इंक्रोचमेंट एक सिस्टम शुरू हुआ है, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ब्यूटीफाइंग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं कहीं जो है ना कराची दुश्मनी भी सामने आ रही है कि ख़ास पार्टी जीतती थी, उसे इस दफ़ा वोट नहीं मिला है, उसने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसको तोड़ फोड़ करने में। वरना इंक्रोचमेंट इनके ज़माने में जितना बढ़ा,
अब आप देखें मच्छी मियानी मार्केट के मुतालिक हम सुन रहे हैं कि इसको भी तोड़ दिया जाएगा, इसका जो रोड वाला हिस्सा है ना, जी अलाना रोड को। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जी अलाना रोड पे इतने ट्रांसपोर्टर आके बैठ गए हैं, आधा सड़क शाम के बाद बंद होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये सारी चीज़ें जो है ना, पता चलती है कि सियासत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है और मफाद जो है ये मतलब इसमें आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स दिखती है, ज़्यादा पॉलिटिक्स दिखती है। मतलब ये आप नहीं समझते कि ये कराची अपनी असल शक्ल में दोबारा आ रहा है? ये नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देयर इज़ विल। ऐसा इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स। अगर इस स्पीड से, इस स्पिरिट के साथ अमल करें तो कराची को साफ़ कर सकते हैं। वरना ये साकिब निसार साहब अगले महीने जनवरी में, अब इनकी सोच का आदमी दोबारा आए, फिर इनकी सोच का। साकिब निसार साहब को कैसा देखा? जेंटलमैन, नाइस जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन। इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वाकई मतलब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी नहीं, इफ्तिखार चौधरी वाज नॉट फेयर। व्हाट डू यू से अबाउट पनामा? पनामा कम्प्लीटली जो है ना इन्वॉल्वमेंट नज़र, ये असल में चला है वहाँ से जो मोटरवे बना था लाहौर इस्लामाबाद। उस वक्त करप्शन करने वाले को भी इतना तजर्बा नहीं था। इन्होंने वो पैसे नकद उठा के लंदन में फ्लैट्स बना लिए और वो सबकी समझ में आ रहा है कि 90s में भी बने हुए थे। तो वो उसी वक्त का है जब ये मोटरवे बना है। मोटरवे के दौरान ही जो है ना, जो कमीशन लिया गया, उससे सारा कुछ है। तो गिल्टी है? बिल्कुल है, 100% है। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं है। साकिब निसार साहब डैम बना लेंगे इंशाअल्लाह, वो डैम की बुनियाद रख देंगे ये हाँ, क्योंकि अल्लाह इनको हयाती दे। अगर मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पर मौजूदा वज़ीर आज़म, एक ऐसी चीज़ बना जाए कि जिसमें रिटायरमेंट के बाद ये सुपरविज़न करते रहें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो करप्शन भी कम हो जाएगा और डैम भी बन जाएगा। ये तो फिर वो बातें सच नहीं हो जाएंगी सोशल मीडिया वाली कि ये चाह भी यही रहे हैं कि सुपरविजन मेरे पास रहे। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ है, उस शख्स ने कंप्लीट नहीं किया तो दूसरे ने आकर नहीं किया। बुनियाद जो रखता है उसको कंप्लीट तो करने दें ना। ये दुनिया की हिस्ट्री है। अच्छा सर, इमरान खान से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, टीम इसके पास नहीं है, इसके पास टीम नहीं है। और 20 साल इसने जद्दोजहद की, इसने ये देख लिया, इसलिए फिर ये इलेक्टेबल और ये सारी चीज़। अच्छा सर, आप चूँकि एक वकील हैं तो जस्टिस साकिब निसार चौधरी के बारे में आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी राय दी। तो सर, ये जो छोटी निचली सतह पर अदालतें हैं, छोटी अदालतें हैं, इनके अंदर लोग रुल रहे हैं, मर रहे हैं, इसके अंदर रिफॉर्म्स हो रही हैं, देखने में आएंगी या क्यों नहीं की गई? ये होते हुए नज़र नहीं आ रही। असल वजह यह है कि सारी चीज़ों की जो बुनियाद है ना, मैं अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ, हम एडवोकेट्स वी आर रेस्पॉन्सिबल। एक केस की 2 पार्टियाँ होती हैं, एक सच्चा होता है, एक गलत होता है। जो गलत होता है वो ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने जिस क्लाइंट से 5,000 या 25,000 या 50 लाख रुपए फ़ीस ली है, उसको मैं 4 दिन के बाद कहूँ कि यार ख़त्म हो गई तेरी फीस, तू केस हार गया। एडजॉर्नमेंट पे इसीलिए चलता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे सीनियर दोस्त फ़ोन करते हैं कि क्या नहीं साहब, कल सुबह मैं केस नहीं चलाना चाहता इसमें। अब ये जनरली सारे वकीलों की पोजीशन ऐसी नहीं होती, लेकिन कमज़ोर वकीलों का भी ताल्लुकात तो होते हैं ना आपस में। अब मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, ऐसा भी होता है कि दोनों वकील केस चलाना चाहते हैं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, और जज कहता है कि एडजॉर्न कर दे, पूरा बोर्ड डिस्चार्ज कर दें। उसकी अपनी मजबूरियाँ, उसको कहीं जाना हो, कोई मीटिंग है, कोई और बहुत सारी चीज़ें। केस डिले होता है तो होता ही चला जाता है। तो फिर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ऐसा है। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर? पहले तो ये कि कोर्ट्स बढ़नी चाहिए। इस वक्त मौजूदा जो तादाद है
वो केसों की क्वांटिटी जितनी है उसके हिसाब से नहीं है। जजेस बढ़ने चाहिए, कोर्टें बढ़नी चाहिए, प्रेमिसेस कम है हमारे पास। अब सुबह जिन लोगों को अटेंड करने के लिए हाई कोर्ट जाना है, तो जिन लोगों की गाड़ियाँ अंदर आ गई, बाकी सबको तो पार्किंग नहीं मिलती, कोई इधर उधर साइडों पे प्रॉपर पार्किंग में नहीं होते। इस तरह अब हाई कोर्ट की कैंटीन जो बनी हुई है, जो पब्लिक भी उसमें, वकील भी बैठते हैं, रिसेस में ये पोजीशन होती है कि सीट नहीं मिलती। हमें वो एकोमोडेशन बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। फिर बजट चाहिए। बजट हमारा बनता जून में है और पूरे साल चलता है। इस वक्त पंजाब में आप देखें तो हंगामे हो रहे हैं हाई कोर्ट की बेंचेस के लिए, लेकिन वो कैसे बना दें? जब वो खड़े हो जाए उस वक्त तो नहीं बनेगी। बजट बनेगा, एलोकेशन होगा, फिर जाके बने। एज़ वी मतलब हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल पूछूँ। अच्छा सर, ये जो वकील इस वक्त जो है ना बड़े एग्रेसिव होकर मुख्तलिफ जगहों पर, इसको कैसे देखते हैं? ये वकील के ये शायान प्रॉपर शान है? नहीं है। इसकी वजह क्या है मालूम है? कि आपने कभी एतजाज़ एहसन को या किसी ऐसे करते हुए देखा है? बात यह है कि थोड़ा सा सोशली कमज़ोर और अनएजुकेटेड नहीं, तरबियत कम है, अखलाकी तरबियत कम है, और फिर एकदम से मार देना, गाली दे देना, हाथ उठा लेना। जज जो है ना वो उल्टी सीधी बात कर जाता है। मुझे पहला हार्ट अटैक जो हुआ है ना, वो इस कोर्ट की वजह से हुआ कि मेरे साथ उठने बैठने वाला एक लड़का जज बन गया, और उसका नाम नहीं ले रहा मैं। वो आता था जब वकील जज नहीं बना था, या क्या नहीं साहब खर्चे के पैसे नहीं हैं, 100 रुपये दे दो। ऐसे ताल्लुकात थे। इसकी कोर्ट से एक एड इंटरिम स्टे जो है ना इशू हुआ, वो मेरा जानने वाला था। अब उस स्टे को 3 दिन गुजारने थे इसके लिए। वहाँ से जो नोटिस आया उस पर एड्रेस गलत, कोर्ट का नाम गलत, नंबर गलत लिखा हुआ था, केस का नंबर गलत लगा हुआ था। वो पार्टी तो घूमती रहेगी ना। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा कि चलो, कोर्ट का जो ऑफिस है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जहाँ पे जनरल इंडेक्स बनता है कि ये केस नंबर ये, वहाँ से मैंने पहले केस ट्रेस किया, कहाँ गया है। उस कोर्ट में गया, फिर कौन सी डेट थी, उस डेट से पीछे जल्दी जल्दी जब आए तो ये जो है ना लगा हुआ इस कोर्ट में था, लेकिन हमारे पास जो चीज़ भेजी गई उसमें नंबर भी गलत, डेट भी गलत। तो मैं जज के पास गया, मैंने कहा कि ये आपकी मौजूदगी में ये हो रहा है और मैंने इतनी एफ़र्ट की तो मैं 2 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ, नया आदमी क्या करेगा? तो उसने एब्रप्टली बहुत गंदा जवाब दिया, आप जाएँ अपना काम करें। तो फिर मैं बहुत शाउट कर गया। और मेरी जूनियर थी रज़िया ख़ान, आज भी वो प्रैक्टिस कर रही हैं इंडिपेंडेंटली। मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ बैठ और ये केस चलेगा, अगर जज साहब कोई उल्टी सीधी बात करें ना तो मैंने कहा हाथ चला देना, फिर मैं संभाल लूँगा। इतना गुस्से में मैं जब आया ना, फिर नीचे आके मैंने चाय वाय पी तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही है। घर जाके जब खाना खाया ना तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मतलब डू यू सजेस्ट काउंसलिंग फॉर देम कि ये जो वकील है या जजेस है इनके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए? हाँ, काउंसलिंग होनी चाहिए। LLB 5 साल की जब कर दिया है ना आपने, तो उसमें 6 महीना जो है ना काउंसलिंग 100% होनी चाहिए। और जिस तरह से हम ट्रेनिंग, हमारी ज़माने में LLB में वंस ए वीक जो है ना पब्लिक स्पीकिंग क्लास होती थी। उसमें खड़े रहकर आप टॉपिक दिया जाता था, उस पर आप अपने आर्गूमेंट दें फॉर एंड अगेंस्ट। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसमें बर्दाश्त जो है ना, डिबेट में जिसने हिस्सा लिया है ना, उसमें ये बर्दाश्त होगी कि वो बोल के अपना इज़हार करेगा। डिबेटिंग अब ख़त्म हो गई। अब जो है ना पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ख़त्म हो गई, पब्लिक लेक्चर ख़त्म हो गए। तरबियत इस बात की ज़रूरत है कि हम जो है ना इस पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस की तरफ और ख़ास तौर पर सेलेक्टेड टॉपिक्स पर सोशल इश्यूज़ पर ले जाकर बैठें। तो सर यू हैव क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब बिगेस्ट नहीं, आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट वन ऑफ द प्रोमिनेंट फॉर्म खैनी एंड खैनी। इसको
क्रिएट करने में कितनी मुद्दत लगी, मेरे उस्ताद जो कितनी थे, मुश्किलें सहनी पड़ी, कितने मसाइल? मैं इसलिए इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि नौजवान बहुत सारे देख रहे होंगे। मेरे उस्ताद मिर्ज़ा आदिल बेग, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपका इंटीमेशन भिजवाऊंगा अपने वालिद से। इनके वालिद रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, मिर्ज़ा अरशद बेग। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि उस ज़माने में तो वाइवा भी अच्छा होता था, इंटरव्यू वगैरह जो होता था। तो उन्होंने जो लोग बैठे हुए थे, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा कि यार आप इतने, भाई साहब आप इतने बड़े वकील का इंटीमेशन लेकर आए, हम आपका क्या इंटरव्यू लेंगे। तो मुझे ऐसे ही पास कर दिया। मैं दूसरे दिन गया मेरे आदिल बेग के पास। आदिल ने कहा कि आप जो है ना बेटा अपना दफ्तर खोलें और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। ये जो है ना किसी के साथ लगे रहेंगे 50 साल। वो ज़माना खालिद इसहाक़ का नाम बड़ा था, बोला खालिद इसहाक़ के साथ भी आप लगे रहे तो आप 50 साल के बाद वेरी फर्स्ट डे ऑफ द 51st ईयर यू विल बी ए बिग ज़ीरो। आपकी कोई वैल्यू, कोई क्रेडिट नहीं होगी, अपनी क्रेडिट बनाओ। तो फिर मैंने अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस उसी वक्त से शुरू की। शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत छोटा, ये कमरा तो बहुत बड़ा है, इस कमरे में 4 दफ्तर बन जाए इतना मेरा दफ्तर था। उसमें भी मैंने डेकोरम रखा था, बैठने की जगह, कोई छोटा सा टाइपराइटर अभी भी मैंने रखा हुआ है। वो अगर मुझे याद रहता तो मैं निकालता, आपको दिखाता कि वो मेरी। आपने वो मुश्किलें सही, अब भी आपके पास नौजवान जो वकला आते हैं। मैं तो जो है ना वकील को तो नौजवान को तो रखता नहीं, मैं मेट्रिकुलेट जो है ना कोर्ट क्लर्क रखता हूँ। वही जो है ना पढ़ते पढ़ते वकील LLB करे और वकील बने। ऐसे मैंने 3 बनाए हैं अब तक। एक से तो मैंने आपको मिलवाया भी रियाज साहब को, बहुत ही नाइस। एक बंदा और भी है इकबाल गज़नफ़र। तीसरा एक बंदा और भी है। कुछ लोग मेरे पास से नाराज़ होकर गए तो उनको, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो फिर समझेंगे कि मैं जता रहा हूँ। अच्छा सर, मैं भी हूँ एक माशाल्लाह। सर खिदमत से खुदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। सर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल एंड देखें, प्रोग्राम। मनी इज़ नॉट द मैटर, मॉरल इज़ द मोटो ऑफ द लाइफ। अगर हम अखलाकियात की तरफ चले जाएं कि किसी का हम क्या भला कर सकते हैं, उसने रोज़ी का तो ठेका लिया हुआ है रब ने कि मैं किसी को भूखा नहीं सुलाऊंगा। अब ये तो बात ना हुई कि हम पैसे कमाने के लिए किसी से धोखा कर लें। वकालत में ऐसे परसेंटेज है जो टेम्पररी ओपिनियन दे के पैसे दिहाड़ी वाला बना के, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, डेडिकेटेड काम करते हैं और रिलीफ भी दिलवाते हैं। नौजवानों को पैगाम मिल गया जी। अच्छा, बस एक चलते चलते सवाल, कभी आपके कैरियर के अंदर असूलों पर सौदा किया हो और फिर बाद में बहुत पछताए हो, ऐसा कोई मौका आया? पछता मतलब ये कि मुझे कोई नुकसान या ये नहीं हुआ। मैंने एक शख्स से नाजायज़ पैसे ले लिए, काम उसका कहीं से भी नहीं हो रहा था और मेरे उस्ताद ने कहा कि ये आप ही करवा सकते हैं। तो मैंने बाकायदा लीगल फ़ाइट करके उसका केस करवा दिया, क्योंकि जिसका काम करवाया वो बहुत प्रोमिनेंट आदमी था और जो था वो नाम ले नहीं सकता मैं यहाँ पर। तो फ़ोन पे मैंने इन्हें बताया कि भाई मैंने ये काम कर दिया है और मेरी फ़ीस और ख़र्चा मिला के मुझे आप 1 लाख रुपया भिजवा दें। हालांकि ख़र्चा कुछ भी नहीं हुआ था इसमें, ख़र्चे का नाम जो लिया ना। और मैंने उस ज़माने में 1.5 टन का AC अपनी 7x15 के ऑफिस में लगाया था। उसमें कैबिन भी बना हुआ था, दीवार को तोड़वा के जो है ना वो विंडो होते थे ना पहले, तो वो लगवा लिया। बारिश का सीज़न आया ना तो मैं घर पे था और बारिश दफ्तर में आ रही थी, तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि सर बहुत कारपेट वारपेट सब लगा हुआ था। मैंने कहा सिर्फ किताबें संभाल ले, हराम के पैसे थे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल, मैंने कहा हराम के पैसे थे, अल्लाह ने दिखा दिया कि हराम हराम में जाता है। मैंने कहा रोक ले इसको, सिर्फ किताबें ख़राब नहीं हो, फाइलें ख़राब नहीं हो, बाकी जो होना है। अल्लाह से तौबा की, रात उठ के बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रोया, इसके बाद फिर कभी ऐसा काम नहीं। माशाल्लाह जी, जी देखें, ये हैं कामयाब लोग, ये हैं कामयाब लोग। मोहम्मद सदीक़ ख्यानी साहब, ख्यानी एंड ख्यानी,
जो है लॉ फर्म है उनके ये जो है वो फाउंडर हैं, उनके जो है ना वो ये सब कुछ है, ये आपके सामने एक ज़िंदगी में उन्होंने बताया कि वो हुआ मुझसे और फिर वो इसी तरह चला गया। लेकिन इंसान जो है वो अगर अपराइट रहे तो भी कामयाबी मिला करती है। ये जो शॉर्टकट है ये बाज़ औक़ात हमें बहुत सारे दीगर काम करने पर मजबूर करता है। कामयाब शख्स की जो है वो बात को पल्ले से बांध लें सारे नौजवान जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं गुल्ले चारों का। मैं प्रोग्राम में वादबू ख़त्म इंशाल्लाह तेमे मरागशा एक नोकी मेहमाना को शमे दे मसारे भी हैं। अल्लाह में आ रहे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।